नमस्कार मित्रों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें लिखा है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है उन्नति करना या प्रगति करना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, विकास, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो गर्भ काल से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। और आपको विकास जो रहता है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। इसमें विकास से संबंधित इसमें और उदाहरण भी आ सकते हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि, जैसे कि हम बाल्यावस्था में छोटे होते हैं और धीरे धीरे हमारी शारीरिक वृद्धि होती जाती है और हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का विकास है। ठीक है, और विकास सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। मानसिक में यदि हम छोटे होते तब उस समय हम ज़्यादा हमारी समझ कम होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते तो हमको चलना फिरना और किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा मानसिक विकास होता है। सामाजिक, जिस प्रकार जैसे कि धीरे धीरे हम यदि किसी कार्य को करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होती है तो वह सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके सिद्धांत हम पढ़ते हैं। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है। क्या है विकास? सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चय नियमों के आधार पर ही होता है। यानी जो विकास होता है वो प्रत्येक मानव का निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। इसमें मतलब कुछ विकास के कुछ नियम होते हैं जो निम्नलिखित और एक निश्चय नियमों के आधार पर ही विकास होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके प्रमुख नियम में। पहला बिंदु पढ़ते हैं, विकास का एक निश्चय प्रतिरूप होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। आया आपको समझ में? मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। कौन कौन से? मस्तकाधोमुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। शारीरिक विकास किससे किसकी ओर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं का विकास का यही क्रम होता है। भ्रूण अवस्था यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था के रूप में आता है तो वो जन्म तक अपना विकास करता रहता है। ठीक है, तो ये विकास का क्रम कौन सा है? मस्तकाधोमुखी विकास। ठीक है, अगला निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। निकट दूर विकास में क्या होता है? इसमें शारीरिक विकास के पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, केंद्र यानी बीच वाले हिस्से में, तत्पश्चात केंद्र दूर भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती थी। मतलब केंद्रीय भाग में पेट और धड़ रहता है, वो इसमें सबसे पहले इसका विकास का क्रम प्रारंभ होता है। 2 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है ना? तो विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है।
यानी जो विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य यानी क्या, पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं पर अग्रसर होता है। जैसे पहले बच्चा बाल्यावस्था में किसी चीज़ को महसूस करना सीखता है, फिर चलना, फिर धीरे धीरे फिर बोलना, फिर महसूस करना, तो ये क्रम उसका चलता रहता है। अगला, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी विकास होता है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है। कैसे? स्टेज बाय स्टेज। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में आते हैं। मतलब जो बच्चों का विकास रहता है वो माँ के गर्भ में 5वें माह पर आ जाता है। क्या आ जाता है? दूध के दांत निकलते, ऐसा लगता है जैसे एकाएक निकल आए, ठीक है ना। जैसे भाई छोटे बाल्यावस्था में दूध के दांत हम टूटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि अब विकास नहीं हो रहा, लेकिन दूध के दांत टूटने के बाद ही व्यवस्थित दांतों का जन्म होता है जो मजबूत भी होते हैं। अगला बिंदु, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभेद को पढ़ते हैं इसमें। प्रत्येक बालक की विकास तथा स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु में दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते हैं। आया आपको समझ में? विभेदीकरण यानी क्या? जैसे कि जो बालक शारीरिक क्रिया जल्दी उत्पन्न होती है वह शीघ्रता से बोलने में लगता है, जिससे उसके ऊपर सामाजिक विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों में शारीरिक विकास की गति, शारीरिक यानी कि हाइट बनना, अंगों का जल्दी सक्रिय होना, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है, ठीक है ना। इसके विपरीत बालकों में शारीरिक विकास की गति तेज मतलब मंद होती है। मतलब बहुत सारे भैया बहन छोटे ही रहते हैं तो उनका मानसिक विकास भी देरी से होता है और उनकी गति भी मंद होती है। जिसका शारीरिक विकास तेज होता है वो सामाजिक विकास भी उनका तेज रहता है और उनकी बुद्धि भी तेज करती है। लेकिन जिसका शारीरिक विकास मंद होता है उनका सामाजिक विकास भी तेज नहीं होता है और उनकी सामाजिक और उनका मानसिक विकास भी देरी से होता है। अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रत्येक बालक में शारीरिक और मानसिक की जो योग्यता रहती है वो भिन्न भिन्न होती है। पांचवा बिंदु, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता तथा मंदता पाई। तीव्रता यानी क्या? तीव्र गति, और मंदता यानी दोनों। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति में आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद बढ़ जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। किसी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति में आगे नहीं बढ़ता। मान लीजिए कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो ऐसा नहीं कि उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। एक एज या किशोर अवस्था के बाद में उसकी हाइट बढ़ने की गति मंद पड़ जाएगी या रुक जाएगी, लेकिन इसका उतार चढ़ाव बनता रहता है, ठीक है ना। यानी कि कभी मंद तो कभी तीव्र चलते रहती है। तो ये विकास का क्रम हमेशा बना रहता है। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, ठीक है ना। वो व्यक्ति की गुणों के आधार पर होते हैं, ठीक। विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है, मतलब पूर्ण रूप से उसको परिपूर्ण कर देता है, ठीक है। विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है, यानी विकास की एक अवस्था निश्चित होती है, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। क्योंकि हम
सामाजिक स्तर पे हमारी प्रगति होती जाती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। अगला, विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी विकास क्या, परिवर्तन और परिवर्तनों की श्रृंखला है ना। ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है ना, विकास होता रहता है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। क्रमिक यानी कि इसका क्रम बाय क्रम, इसका क्रम चलता रहता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, इसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उत्तरार्ध यानी क्या, ये विकास की दो अवस्था होती है। जो पहली अवस्था प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। ठीक है ना। अगला, रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। मतलब रचनात्मक परिवर्तन में जो प्राणी होता है वो परिपक्वता लाते हैं, उसका विकास होता है। और विनाशात्मक परिवर्तन में उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाती है, मेच्योरिटी। यानी क्या, मतलब पूर्व अवस्था रहती है प्रारंभिक अवस्था, जिसमें जन्म से लेकर एक युवा अवस्था तक चलती रहती है। उस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वह सब क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जो सामाजिक और शारीरिक रूप से होते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि किशोर अवस्था के बाद में हमारी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, और लेकिन सामाजिक परिवर्तन तो होता रहता है, जिसमें और हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है जैसे जैसे हम सारी अवस्थाएं पार करते हैं। और जैसे उत्तरार्ध यानी कि विपरीत, तो उससे उत्तरार्ध की अवस्था वृद्धावस्था होने के बाद हमारी जो वृद्धावस्था आती है, उस समय इसकी जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं वो किसकी ओर ले जाते हैं, वृद्धावस्था यानी मेच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। ठीक है, कौन कौन से, मस्तिष्काधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा और समझा है। अगला, मस्तिष्काधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। मस्तिष्काधोमुखी जो विकास रहता है वो किसकी ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है उस समय उसकी अवस्था, प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, भ्रूण अवस्था में रहता है, एक बीज के समान होता है। तो उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है। सबसे पहले शिशु में किसका विकास होता है, सिर का बनना प्रारंभ होता है, उसके बाद में उसके धड़ का, और फिर उसके शरीर के निचले भागों का विकास होता है। आया समझ में आपको ये, और ये सब सारे मस्तिष्काधोमुखी विकास के क्रम है। अगला, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। जो निकट दूर विकास क्रम की जो अवस्था है बालक की, उसमें शारीरिक विकास का सबसे केंद्रीय भाग, जिसमें केंद्रीय दूर भागों का विकास होता है, जिसमें पेट और धड़ का। ठीक है, बचपनावस्था की विशेषता। खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज, अजीबोगरीब अवस्था। ठीक है ना। आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय। बचपन अवस्था की विशेषता, इसमें क्या हो रहती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था और उत्तरोत्तर वृद्धि का विकास, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, आत्मकेंद्रित स्वप्रेमी नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, ये सभी इसके बचपन अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। अगला, पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को कौन कौन सी अवस्था कही जाती है,
तीव्र विकास की अवस्था है, क्योंकि इसमें बच्चे का विकास बहुत तेज़ होता है, मानसिक रूप से भी उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। स्कूल पूर्व की अवस्था, और ये स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था होती है। समूह पूर्व की अवस्था और समूह पूर्व, क्योंकि जब बच्चा अकेला खेलेगा तो समूह तो उसका कोई बनेगा ही नहीं। जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है, और उसको हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। ठीक है ना। पूर्व जो बाल्यावस्था है तो बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। ठीक है ना। मतलब यदि वो कोई कुछ काम करेगा तो कोई यदि उसमें उसको मना करेगा तो वो रोने लग जाएगा है, इसलिए उसको उसके किसी भी कार्य यदि किसी चीज़ की जिद करेगा तो वो उसको चाहिए, यदि रोएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है ना। आया आपको समझ में। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था की प्रारंभिक स्कूल की आयु, उत्तर जो भैया की जो बालक की उत्तर बाल्यावस्था रहती है उसके कौन कौन सी अवस्था रहती है? स्कूल आयु, चुस्ती आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था, नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। इसको कौन कौन सी अवस्था कहा जाता है विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को? क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के आ सकते हैं। विकास के क्रम में किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। जो किशोरावस्था और होती है बालक की, वो सुनहरी अवस्था कहा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि किशोर अवस्था में उसकी समझने की और शारीरिक मानसिक रूप से उसका विकास सबसे अधिक इसी एज में होता है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता, ठीक है, यह परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है ना। इसमें परिवर्तन होता है। इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है। ठीक है ना। भैया बहन शारीरिक और मानसिक रूप से समझने लग जाते हैं। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। ठीक है ना। वो नई नई चीज़ की कल्पना एवं खोज करता है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में जब उसको कुछ चीज़ की फैमिली में यदि किसी चीज़ की वो जिम्मेदारी दी जाती है तो वो किसी कार्य को करने में उसको मानसिक तनाव और परेशानी होती है, क्योंकि वो समझने लग जाता है कि इस कार्य को हमको करना है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। ठीक है। तो इसमें बच्चा अपना विकास भी करता है। यह आत्मनिर्भरता तथा व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चा पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है, तो वो आत्मनिर्भर यानी खुद के बल पर खड़ा होना और व्यापार बिजनेस करने में के बारे में वो सोचता रहता है। वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जो वृद्धि यानी क्या? वृद्धि होना माने उसका वृद्धि यानी कि बढ़ते रहना, जिसका क्रम, तो वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। ठीक है ना। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, और वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। ठीक है ना। और ये मात्रात्मक भी होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर के सिद्धांत से संबंधित है। विकास यानी कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया, निरंतर के सिद्धांत से संबंधित है। विकास में वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। जो विकास होता है वह बालक की वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि के आधारित होती है, यानी कि उसकी समझ के अनुसार उनको खेल खिलाना, और इस प्रकार उनका विकास भी होता है, और मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो अपना विकास करते हैं। विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना है। ठीक है ना। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना है। विकास का ऐसा नहीं मानो बालक किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी बारे में जिज्ञासा रखते हैं, स्मरण यानी उनकी स्मरण और तर्क करने की शक्ति में समझ अधिक हो जाती है, इसकी वजह से उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और ये विकास के क्रम बिंदु आते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। कितने पाउंड होता है? नवजात शिशु का भार
7 पाउंड होता है। हमने अभी ये बचपन एवं बाल विकास में महत्वपूर्ण विकास से संबंधित बिंदु, विशेषता और बालक की मतलब गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जिस जिस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता है, उनकी स्टेप बाय स्टेप को हमने यहाँ पे पढ़ा और समझा और आपने भी सुना, और आप अधिक से अधिक समझे और इसको सुने। इसी कामना के साथ आप सभी को वंदे मातरम।